ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर्स दैट वी विल बी रिकॉर्डिंग। आज हम बेसिकली इस पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑटोडेस्क माया। माया क्या चीज़ है और माया को कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद फिर अगले लेसन में हम माया को सीखेंगे कि माया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले माया ऑटोडेस्क की कंपनी है, उसका ये बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका कमर्शियल वर्जन, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप इसको फ्रीली नेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ्री वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्जन जो कहलाता है। मैं बाद में आपको इसका लिंक या डिस्क्रिप्शन दूंगा कि उसको कैसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल किया जा सकता है। बेसिकली माया इटसेल्फ इज़ अ बहुत एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, रेंडरिंग के लिए एंड कंपोजिशन के लिए। ये चीज़ें क्या हैं हम आगे चल के आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करते रहेंगे, किस तरीके से क्या पाइपलाइन है, वो पूरा मेथडोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चीज़ है। माया बेसिकली फ़िलहाल इस वक्त हम जैसे सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि माया है क्या, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले माया आपने ऑलरेडी बहुत उसकी जो एप्लीकेशन है बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं। मूवीज़ लाइक हैरी पॉटर, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स, उसके बैकग्राउंड सीन्स, जो उसमें अजीब अजीब सी आपको ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स नजर आए हैं, वो सब माया के थ्रू बनाया गया है। मूवीज लाइक रियल स्टील जहाँ पर रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो रोबोट्स माया के थ्रू बनाए हुए हैं। मूवीज लाइक कंग फू पांडा हो गया, या आपका और जितने भी एनिमेटेड मूवीज आती हैं मोस्टली सब माया को ही यूज करके एनी ग्राफिक्स को क्रिएट कर रही होती हैं। तो माया ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ डिज़ाइनिंग स्पेशल इफेक्ट्स बल्कि मॉडलिंग की जाती है। जिस तरह से आपने अवतार में देखा होगा, अवतार एक ऐसी मूवी है जो कम्प्लीटली माया के थ्रू बनाई गई है, जिसमें हर चीज़ माया के थ्रू मॉडल की गई है। जैसे कि ये कैरेक्टर आप नज़र देख रहे हैं, इसको पहले माया के और उसके थ्रू मॉडल किया गया, टेक्सचर किया गया, इनको कलर दिया गया, फिर इनको इस तरह से सेटअप किया गया ताकि इनको एनिमेट किया जा सके। इनकी आई से लेकर इनके नोस्ट्रल्स, इनके हेयर्स, इनके क्लॉथ, इनकी जितने भी बीड्स हैं, ज्वेलरी है, हर चीज़ माया के थ्रू डिफाइन डिज़ाइन की गई है। ये एक कैरेक्टर है वेरी पॉपुलर, वेरी एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के पार्ट 2 का। इस कैरेक्टर स्पेसिफिकली को द बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था, विजुअल कैरेक्टर का, एक इल्यूशन ग्राफिक्स बेस्ड कैरेक्टर का। ये कम्प्लीटली माया के थ्रू बनाया गया है। इसमें जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली माया के थ्रू है। ट्रांसफॉर्मर्स के अगर कोई शौकीन है तो उसके जितने रोबोट्स हैं, उनके एनिमेशन, उनके स्पेशल इफेक्ट्स, एक्सप्लोजन्स, सब माया के थ्रू बनाया हुआ है। मूवीज़ लाइक ये 9 एक एनिमेटेड मूवी आई थी, और कार्टून्स हो गए हमारे, स्टार ट्रेक वगैरह हो गई, ये प्रिंस ऑफ पर्शिया 2012, इसके जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स जिसमें हम ना सिर्फ एक्सप्लोजन्स बट वाटर, ओशंस, रेन, स्नो, जितने इफेक्ट्स हैं सब ये बेसिकली थ्री ग्राफिक्स मूवीज के अंदर हम माया के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक इंटरफेस है जिसमें माया का शो किया गया है, जिसमें एक मूवी आई थी रेंगो, एनिमेटेड कार्टून मूवी थी रेंगो के नाम से। उसके 3-4 कैरेक्टर्स हैं और उसके जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, और ये इंटरफेस के थ्रू दिखाया गया है। अच्छा, माया ना सिर्फ मूवीज में बल्कि उसके अलावा और टेलीविजन इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जहाँ पे आप अक्सर एड्स देखते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, दर हकीकत वो रियल नहीं, एनिमेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, जैसे कि सेट्स हो गए। अक्सर टेलीविजन पे स्टूडियोज़ के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कम्प्लीटली नया सेट बिल्डअप करें, तो वो क्या करते हैं कि वो एक विजुअल 3D सेट यूज़ करते हैं ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड के ऊपर। काफ़ी टेलीविजन इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं न्यूज़ कास्टिंग के लिए, इंटरव्यू सेशंस के लिए। तो वो नए स्टेजेस बनाने के बजाय वो 3D सेट कंप्लीट बना के बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर, जिसमें कंप्लीट आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, विजुअलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली हम माया के थ्रू बना रहे होते हैं। उसके अलावा मूवीज के अंदर जो स्पेशल इफेक्ट्स दिया जाता है, जैसे कि आयरन मैन आपने देखी होगी, उसके अंदर भी जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो सब माया के थ्रू है। अब इसमें किया क्या जाता है कि इसमें हम एक यूज़ करते हैं मोशन कैप्चर डेटा की एग्जांपल्स को। जैसे कि ये सीन आप देख रहे हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे आर यूजिंग मोशन, दे आर बीइंग यूजिंग मोशन कैप्चर डेटा, और ये जो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सेंसर्स के लिए यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के अंदर, ऊपर इसका सीन आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे कैरेक्टर्स मोशन कैप्चर डेटा के डॉट्स सेंसर्स पहने हुए हैं। जैसे वो मूव करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, वही उनके 3D कैरेक्टर्स के अंदर रेप्लिकेट
क्रिएट होगा। तो ये कम्प्लीटली सीन जो है वो 3D बना हुआ है, जितने कैरेक्टर्स हैं 3D हैं, लेकिन उनकी जो एनिमेशन है वो एक्चुअली ह्यूमन कैरेक्टर से आ रही है। इसी तरह से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अपने कैरेक्टर देखे तो उसमें कैरेक्टर गॉलम था, वो भी कम्प्लीटली 3D था, माया के थ्रू बनाया हुआ था। उसके कंट्रोल्स, कैरेक्टर्स, मोशंस, एनिमेशन सब माया के थ्रू की गई थी। ये माया के इंटरफेस है, स्पेशली उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके लिप सिंक्रोनाइजेशन, इसके सब मोशन कैप्चर के थ्रू लिया गया था। इसके अलावा आपने मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, वो भी मूवी पूरी उसके जो बैकग्राउंड सीन्स, फोरग्राउंड और इन सीन प्रॉप्स सब माया के थ्रू हमने डिज़ाइन किए गए थे। जैसे कि उसका लोकेशंस हो गई, बैकग्राउंड हो गया, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे कैरेक्टर शिप के बोट के ऊपर खड़ा है, लेकिन हकीकत में वो एक स्टूडियो के अंदर है। ओशन जो है वो पूरा माया के थ्रू इंटीग्रेट किया गया है। लाइफ ऑफ पाई के अंदर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो टाइगर इटसेल्फ है वो भी माया के थ्रू ही हमने डिज़ाइन किया हुआ था। तो जो टाइगर है वो भी माया के थ्रू ही बना हुआ है। जैसे कि ये सीन आपको बता रहा है कि फर्स्ट अपर शॉट में कम्प्लीटली बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन है। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन या ब्लू क्रोमा कट जिसको कहा जाता है, या ब्लू स्क्रीन नेविगेशन, या कुछ मूवीज ब्लू यूज कर रही हैं, कुछ ग्रीन यूज करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीन्स क्या होता है। मोस्टली ब्लू या ग्रीन दो फॉर्म ऑफ होता है। अब होता क्या है कि ये पूरा स्टूडियो बना हुआ है, इसमें वाटर फेंक दिया हुआ है, कैरेक्टर बोर्ड के ऊपर खड़ा है एनिमेटिंग। जब रियल शॉट होता है तो पूरा बैकग्राउंड ब्लू को वो इजीली कट कर लेते हैं। ये रेड डॉट स्पार्कल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड को हटा के एक रियल सीन आ जाता है, इसको क्रोमा कट कहा जाता है। ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और ये फिर उसके अंदर टाइगर जो है वो अलग से एक 3D टाइगर है, ये रियल नहीं 3D टाइगर, उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ पाई के अंदर एक सीन था जिसमें कैरेक्टर जो था वो जहाँ पे बहुत सारी फिशेस फ्लाई कर रही होती हैं, ये एक्चुअली ये भी पूरा 3D सीन है, जहाँ पे इवन जो बोट है दैट बोट उसको भी माया के अंदर ही बनाया गया था। जितने प्लैंक्स, फिशेस जो फ्लाई कर रही हैं, उनके शेडोज, ये पूरा एक 3D सीन है। इवन उस सीन में बंदा जो डंडी पकड़ा हुआ होता है वो डंडी भी एक्चुअल में रियल नहीं 3D डंडी थी। तो ये इस तरह से पूरी कंपोजिशन हमारी माया के अंदर की जाती है, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो माया के थ्रू ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स बनाया जाता है। ये एक और सीन है लाइफ ऑफ पाई का, जहाँ पे विदाउट एनी ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, बंदा है जो सिर्फ एक ब्लू कलर की डॉल लेके बैठा है। ब्लू कलर अक्सर क्रोमा कट में यूज किया जाता है क्योंकि वो इजीली कट हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई इजीली सॉफ्टनेस कर लेते हैं। तो उसकी जगह पे फिर जो रियल शूट होता है तो वो ब्लू डॉल हट के उसके रियल टाइगर आ जाता है, और फिर कलर का करेक्शन वगैरह की जाती है। तो ये पूरी चीज़ हमारी माया के थ्रू है। ये बेसिकली एक आइडिया होगा कि माया के थ्रू हम किस हद तक ग्राफिक्स में जाके काम कर रहे होते हैं। अब माया इटसेल्फ में होता क्या है, माया में क्या होता है कि माया बेसिकली एक एनिमेशन पैकेज है। उसकी जो पाइपलाइन है किसी भी प्रोडक्शन में या माया में काम करने की, उसका कुछ ये फ्लो चार्ट आपके सामने है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी एनिमेशन या प्रोडक्शन में जाने से पहले वी नीड अ स्टोरी। ठीक है, उस स्टोरी को फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं आर्ट डिज़ाइन में, स्क्रिप्टिंग में, एवं स्टोरी बोर्डिंग में। आर्ट डिज़ाइनिंग पूरी उसकी डिज़ाइन सेट्स होता है, डिज़ाइनिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड स्टोरी के भाई क्या सीन होगा, लोकेशंस क्या होंगी, किस तरह की लोकेशंस होंगी, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए होंगे, पूरा वो चीज़ें प्री डिफाइन होनी चाहिए। इसी तरह से कौन सी लोकेशंस हैं, कौन से सीन डे में है, कौन से इवनिंग में, किस टाइमिंग पे, क्या लाइट सिचुएशंस होगी, वो सारी, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब आप माया में काम कर रहे हैं तो सब चीज़ें आपको खुद ही मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो ये आपको पहले ही सोचना पड़ रहा होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होती है। इसी तरह से स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम ड्रॉ करते हैं कि सीन 1 में ये होगा, फिर सीन 2 में ये होगा, फिर सीन 3 में ये होगा, फिर सीन 4 में होगा। तो जब हम एनिमेशन या माया में काम करने बैठते हैं तो हमें पहले एक आइडिया हो जाता है कि भाई क्या चीज़ है। उसके बाद एक्चुअल अच्छा इस इन तीन चीज़ों का माया से इटसेल्फ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ये प्रोडक्शन के 3 स्टेप्स आ जाते हैं। जो प्रोडक्शन आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग से डील कर रहे होते हैं। माया का जो काम है दर हकीकत वो हमने यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक प्रील्यूड टू माया है। इन अदर वर्ड्स, माया में जब आते हैं तो माया में सबसे पहले हमें करनी पड़ती है मॉडलिंग, जिसको हम स्टैंडर्ड टर्म्स में 3D मॉडलिंग भी कहते हैं। 3D मॉडलिंग में क्या होता है कि हमें बेसिकली विद इन माया कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे क्यूब हो गया, जैसे स्फीयर हो गया। मॉडलिंग हम कहते हैं जब हम उस क्यूब को कन्वर्ट करते हैं एक ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, जिस तरह से मिट्टी के ढेर को उठा के मोल्ड करके एक स्कल्पचर बनाया जाता है, उसी तरह से मॉडलिंग भी की जाती है, लेकिन हम वो कंप्यूटर के अंदर करते हैं। उसमें कोई भी एक शेप प्री डिफाइंड उठा के, जैसे स्क्वायर हो गया, उस क्यूब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। उस क्यूब के जरिए हम एक कार बना सकते हैं, उसी क्यूब के जरिए हम ह्यूमन कैरेक्टर बना सकते हैं, या कोई भी एलियन कैरेक्टर, या जो हम सोच सकते हैं वो हम उसको मॉडल करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे किसी क्यूब को या किसी भी बेसिक शेप को उठा के किसी दूसरी कंप्लीट शेप में
तब्दील कर दें, उसको मॉडलिंग कहा जाता है। वो मॉडल करने के बाद आता है टेक्सचरिंग एंड शेडिंग का फेस। टेक्सचरिंग और शेडिंग फेस में क्या होता है माया के अंदर कि उस ऑब्जेक्ट को जब जिसको हमने अभी अभी मॉडल किया है, उसको हम डेफिनेशन देते हैं कि आया ये स्टील है, आया ये वुड है, आया ये एक प्लास्टिक का मटेरियल है, सैंड है, क्या है, किस तरह का टेक्सचर है, उस पर लाइट कितनी पड़नी चाहिए, उसका कलर कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उस पर मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्सचर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, अगर क्लॉथ है तो किस तरह का क्लॉथ है, सिल्क है, कॉटन है, तो ये सब चीज़ें हम उसको वो जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो हम इस टेक्सचरिंग फेज के अंदर और शेडिंग फेज के अंदर देते हैं। फिर आता है एनिमेशन सेटअप, कैरेक्टर रिगिंग। एनिमेशन सेटअप के अंदर हम पूरा सेटअप करते हैं अपने सीन्स को, फिर कैरेक्टर रिगिंग करते हैं। कैरेक्टर रिगिंग क्या होता है कि बेसिकली जिस तरह से एक इंसान को चलने के लिए, मूव करने के लिए बोन्स की ज़रूरत होती है, हमारा गोश्त मूव नहीं होता, दर हकीकत हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स मूव होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं गोश्त के साथ, और हमारी बॉडी मूव होती है। तो जब हम मॉडल करते हैं तो बेसिकली आप उसको इस तरह से सोचें कि वो एक एक्सटीरियर बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जैसे स्किन हो गई। जब हम कैरेक्टर रिग करते हैं तो रिगिंग का मतलब ये कि उसके अंदर हमें बोन्स ऐड करनी है और फिर उन बोन्स को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को क्रिएट करना है। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर रिगिंग। इस चीज़ को डिटेल्स में जब हम कैरेक्टर रिगिंग के पार्ट पर पहुंचेंगे तब डिस्कस किया जाएगा कि कैसे की जाती है, क्या होती है। लेकिन सिंपली स्पीकिंग कैरेक्टर रिगिंग हम इसको कहते हैं कि भाई हम अपने कैरेक्टर को चलने के काबिल बनाएं, एनिमेट करने के काबिल बनाएं, या इस तरीके की उसमें कंट्रोल्स दें कि हम उसको आराम से मूव कर सकें। फिर ऑप्शनल पार्ट आ जाता है पार्टिकल एंड एफेक्ट्स, एफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स। यहाँ पे फिर वो एक्सप्लोजन, स्मोक हो गई, फायर हो गया, रेन हो गया, स्नो हो गया, इस तरह के एक्सप्लोजन इफेक्ट्स या जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो किए जाते हैं। बिल्डिंग्स का एक्सप्लोड होना, उसके जो पार्टिकल्स, उसके शटर होना, उसके पीसेस निकलना, खिड़की का टूटना, गाड़ी के टुकड़े उड़ना, ये सारे जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो किए जाते हैं। इसी तरह से उसको फिर फाइनली मोशन दिया जाता है, उन चीज़ों को मूव किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास सेटअप, लाइटिंग और कैमरा सेटअप का। लाइटिंग ऑफ कोर्स अब ये तरतीब एग्जैक्टली ऐसी ज़रूरी नहीं हो कि ऐसी ही हो, लेकिन ये वो फेजेस हैं जो कि कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर प्रोडक्शन स्टूडियोज में क्या होता है कि कुछ लोग मॉडलिंग के बाद डायरेक्टली लाइटिंग पर आ जाते हैं, कुछ लोग कैरेक्टर सेटअप कर रहे होते हैं, कुछ लोग कैरेक्टर रिगिंग के साथ साथ टेक्सचरिंग कर रहे होते हैं। तो अब आज इसका कोई एक सीक्वेंस नहीं है कि यार इसी सीक्वेंस में चीज़ें प्रोसीड होंगी, लेकिन इन अ नटशेल ये जित सारे फेजेस हैं। लाइटिंग भी बेसिकली जिस तरह से हमारी रियल वर्ल्ड में हमें रोशनी चाहिए देखने के लिए, इसी तरह से माया के अंदर भी हमें रोशनी चाहिए देखने के लिए, हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। तो हम भी इसमें एक वर्चुअल लाइट्स क्रिएट करते हैं जिस तरह से रियल वर्ल्ड में है, ताकि हमें पता चले कि शेडो कहाँ से आएगा, लाइट कहाँ पर है, कहाँ पे हाईलाइट्स आने हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्शन आनी है, वगैरह वगैरह की चीज़ें। और फिर ऑब्वियसली कैमरा सेटअप चाहिए, क्योंकि सारा एनिमेशन एक विजुअल कैमरा सिनेमेटोग्राफी फर्म है, मूवी हम बना रहे हैं तो हमें वर्चुअल कैमरास हम क्रिएट किए जाते हैं। फिर फाइनली प्रोसेस आता है रेंडरिंग का। रेंडरिंग बेसिकली क्या करता है कि इस तमाम रॉ डेटा को उठाकर कंपाइल करके एक फाइनल इमेज के फॉर्म में, एक रिप्रेजेंटेबल इमेज के फॉर्म में, एक आउटपुट की सूरत में हमें एक इमेज देता है, एक वीडियो या एवीआई देता है। तो रेंडरिंग बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है जो सब मॉडल को कैलकुलेट करेगा कि भाई कौन सा टेक्सचर है, कहाँ मॉडल है, क्या रिगिंग है, कहाँ एनिमेशन है, क्या एक्सप्लोजन, कहाँ कैमरा, लाइट, एंगल, सबको कैलकुलेट करके आपको एक फाइनल आउटपुट देता है। उसके बाद फिर ये पोस्ट प्रोडक्शन में हम आ जाते हैं जहाँ पे हम कंपोजिशन करते हैं, वीडियो एडिट, वीडियो एंड साउंड एडिटिंग वगैरह करते हैं। ये फिर पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस आ जाते हैं जिसमें एडोब प्रीमियर या न्यूक या इस तरह के दूसरे पावर डायरेक्टर वगैरह हो गए, दूसरे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी पाइपलाइन है जो कि हम एनिमेशन के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं। इनके एक एक सेटअप्स को डिटेल में हम आगे चल के थ्रू आउट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ें जो मैंने भी एक्सप्लेन की कि प्री प्रोडक्शन जो होता है उसमें स्टोरी, विजुअल, टेक्निकल कंसिडरेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं कि भाई क्या डिज़ाइन होगा, कैरेक्टर कहाँ होगा, लोकेशन वगैरह क्या होगी। मॉडलिंग जब हम करते हैं तो मॉडलिंग बेसिकली मतलब ये कि हर एक चीज़ का मॉडल करना। जैसे कि ये आपको वीडियो नज़र आ रहा, जो क्लिप नज़र आ रहा है इसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग का कैरेक्टर है ओलिफेंट, उसका एक मॉडल, तो ये पूरा कैरेक्टर भी मॉडल किया गया है माया के अंदर। उसकी एक एक स्ट्रिंग, एक एक रस्सी, एक एक चीज़ जो है वो मॉडल की जाती है माया के अंदर। तो प्रॉप्स आ जाते हैं जिसमें चाकू, छुरी से लेकर एक टेबल, बिल्डिंग, हर कुर्सी, हर चीज़ मॉडल की जाती है, ओके। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास प्रोडक्शन के फेज के अंदर टेक्सचरिंग, लेआउट डिज़ाइनिंग, सेट ड्रेसिंग, ये सारा प्रोसेस जो है जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पूरा हमारा माया के अंदर किया जाता है कि भाई कौन सा टेक्सचर होना चाहिए, डिज़ाइनिंग, सेट ड्रेसिंग वगैरह, रिगिंग,
कंट्रोलिंग, पार्टिकल फाइल्स, डायनामिक्स, हर चीज़ें हमें ऐड की जाती हैं। फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन में जो वीडियो एडिटिंग होती है कि ऑफकोर्स मुख्तलिफ सीन्स को मुख्तलिफ तरतीब और तख्लीक किया जाता है, फिर उनको कैसे आपस में जोड़ा जाए, किस तरतीब में जोड़ा जाए, कौन सी चीज़ें मुनासिब, नाकुल, नामाकुल हैं तो उनको काट दिया जाता है। फिर उसके साथ आवाज़ का मिलाप किया जाता है कि किस तरह से आवाज़ को वीडियो के साथ मर्ज किया जाए, फिर उनकी फाइनल कंपोजिशन, कलर करेक्शन वगैरह हो, और पूरी पैकेजिंग और डिलीवरिंग का सेटअप जो है, ये पूरा एक पोस्ट प्रोडक्शन। इसकी अलग टीम होती है, अलग बंदे होते हैं, अलग मेथडोलॉजी अलग टर्म होती है करने का। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली माया यूज़ नहीं होता इन चीज़ों के लिए। इनके लिए हम अलग से टूल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि एडोब प्रीमियर हो गया, न्यूक हो गया, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा साउंड के लिए एडोब के साउंड बूथ हो गया, आपका साउंड सोनी का साउंड फोर्ज हो गया, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ये एक स्नैपशॉट है माया का। हम लोग अभी इस ट्रेनिंग सेशंस के अंदर माया 2012 यूज़ करेंगे। ओके, ये एज आई सेड माया ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर बेसिकली फ्री अवेलेबल है फॉर 1 ईयर एज ए स्टूडेंट पैकेज। तो आप डाउनलोड करके फॉर अ फ्री लर्निंग पर्पज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज इट्स एक्सपेंसिव टू बाय, बहुत महंगा है, इसको आप इस्तेमाल अगर करने पड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को कमर्शियल वर्जन इसका। लेकिन सीखने की गरज से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोडेस्क की अपनी वेबसाइट से। ओके, वहाँ पे जाके सिर्फ स्टूडेंट लर्निंग एडिशन को सर्च करें, आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, वही नाम वाम देके जो नॉर्मल एक फॉर्म होता है वो भरे, आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा फॉर 1 ईयर एज ए स्टूडेंट फ्री पैकेज। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन फ्यूचर क्लासेस।